जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेट्रो वन न्यूज़ की माह रमज़ान मुबारक की खुसूसी नशरियात। आबाद है रमज़ान, सिलसिला है रोज़ा और सेहत। और आपको बताते चलें कि इस सेगमेंट में जो मेहमान शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, सेहत के साथ साथ हम इनसे सोशल वर्क पे भी बात कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो इस वक्त कोविड की सूरत हाल है, इससे जो मुआशी इम्पैक्ट हो रहा है उस पर भी इनसे बात कर सकते हैं, इसलिए कि बहुत ही मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी हैं। स्पोर्ट्समैन भी बहुत अच्छे, बल्कि ये नहीं पूरी फैमिली स्पोर्ट्स में बहुत आगे। अगर मैं आर्ट्स या फ़नून लतीफ़ा की बात करूं तो वो भी इनकी फैमिली में बदरजा अतम मौजूद है। यानी इनके जो वालिद मोहतरम थे वो भी म्यूज़िक और आर्ट्स और फ़नून लतीफ़ा इसमें बहुत आगे थे। इनकी सिस्टर जो हैं उनके भी हाल ही में मुख्तलिफ हमद और एल्बम्स जो हैं वो रिलीज़ हो चुके हैं। इसके अलावा हमारी जो मेहमान शख्सियत हैं ये बज़ाते ख़ुद भी सोशल वर्क्स और समाजी कामों में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। रोटरी क्लब जो कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही तमाम जिसमें फ़ंड्स जमा किए जाते हैं और ख़ास तौर पे सेहत और फाइनेंशियल इश्यूज़ जो होते हैं उसके मसाइल को हल किया जाता है। अगर आप देखें तो दुनिया में ये दो मसाइल सबसे ज़्यादा होते हैं, एक मुआशी मसले और दूसरे सेहत के मसले। अगर ये दो मसले बेहतर हो जाएं तो इंसान की ज़िंदगी बहुत आसान और अच्छी गुजर सकती है। बहरहाल आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ मौजूद हैं रोटरी क्लब के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर और डॉक्टर ईसा लैब के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर फरहान ईसा। अस्सलाम वालेकुम फरहान भाई, खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। और आपका प्रोग्राम तो मैं खुद भी बहुत शौक से देखता हूँ और बहुत पसंद किया जाता है। थैंक यू सर। नाज़रीन, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि फरहान भाई ऐसे मेरा भाइयों वाला रिश्ता भी और मेरे उस्ताद भी ये रह चुके हैं। डाउ मेडिकल कॉलेज में पढ़ाया करते थे और मैं स्टूडेंट हुआ करता था, तो माशाल्लाह बहुत क्योंकि जाहिर सी बात है उस वक्त भी तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो ख़ास तौर पे फरहान भाई के पास जाके वो पैथोलॉजी की चीज़ें और सब समझने के लिए आपके पास आ रहे हैं। गुड ओल्ड टाइम्स। बिल्कुल। सर, सबसे पहले तो रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। क्या कहना चाहेंगे रमज़ान मुबारक के हवाले से? नहीं, आई थिंक रमज़ान तो एक ऐसा बाबरकत महीना है जिसमें सवाब अपनी जगह पे है। इंसान के अंदर जो एक फ़िक्र आ जाती है उन लोगों के लिए जो डेवलप होती है कि जो लोग वाकई में ही इस हालात में पूरा साल गुजारते हैं, थोड़ा एहसास बढ़ जाता है। और आई थिंक कि फैमिली से भी बॉन्डिंग बड़ी हो जाती है, वरना सब इतने बिजी होते हैं कि कोई नाश्ता अलग टाइम पे कर रहा है या डिनर अलग टाइम पे कर रहा है। लेकिन ये रमज़ान जो है रिलीजियसली भी, फैमिली ओरिएंटेड भी और हर किस्म से एक बड़ा मजमुआ है और मैं समझता हूँ सबसे बेहतरीन महीना है। आई थिंक हर चीज़ बेहतर होती है। लोगों का जो कॉन्सेप्ट ऑफ ज़कात देने का भी ज़्यादा बढ़ जाता है रमज़ान में। वैसे तो साल में पूरे साल दिया जा सकता है तो, और लोग कंट्रीब्यूशन पे आते हैं और मेरे ख्याल से मारा मारी से और नफ्सा नफसी से निकल के एक हकूक़ुल इबाद की तरफ जो रुझान होता है और ख्याल रखना और फिर मोहब्बतों को शेयर करना। कुछ लोग घर में भी चीज़ें भेजते हैं और यानी कभी खाना आ रहा है, कोई मिठाई आ रही है। आई थिंक इससे भी बड़ी मोहब्बतें बढ़ती हैं। तो आई थिंक जितना इस रमज़ान और इसमें जैसे कुरान आया, इसमें इबादतों का भी ज़्यादा सवाब है, तरावियाँ होती हैं, मौका मिलता है हर चीज़ छोड़ के जाने का। तो आई थिंक ना सिर्फ ये बाबरकत महीना है बल्कि मैं समझता हूँ कि रूह के लिए एक बहुत बड़ी तस्कीन का रूह की ग़ज़ा है। बेशक फरहान भाई, इतनी सारी चीज़ें कैसे कर लेते हैं सर आप? मतलब एक तरफ डॉक्टर ईसा लेबॉरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, दूसरी जानिब रोटरी क्लब की जो आपकी मसरूफियात होती हैं, फिर आपके मुख्तलिफ कैंप्स, आपकी रैलीज़, आपके स्पोर्ट्स के इवेंट्स, चाहे टेबल टेनिस हो, बैडमिंटन हो, क्रिकेट हो, कोई भी स्पोर्ट्स हो। और मेरा नहीं ख्याल कि स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ रखने वाली कोई भी टीम या कोई भी जो इवेंट वाले अगर डॉक्टर फरहान ईसा के पास जाते होंगे तो उन्हें सपोर्ट ना मिले, ये मुमकिन हो ही नहीं सकता। सर, कैसे मुमकिन हो? नहीं, थैंक यू सो मच। मैं समझता हूँ कि जब हम खुद छोटे थे और उस ज़माने में हमें स्पॉन्सर्स की ज़रूरत होती थी स्पोर्ट्स के लिए, टीम्स को बाहर जाना और कोई हेल्प नहीं करता था, तो हमने ये रियलाइज़ किया कि जब हम थोड़ा बहुत भी अफोर्ड कर सकते होंगे तो हम अपना रोल प्ले ज़रूर करेंगे। फिर पता है मैं समझता हूँ खुद ही रास्ते बनते चले जाते हैं और चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। एक दफ़ा आप सही राह पे निकल जाएं और फिर चीज़ें और फिर साथ भी लोगों का होना शुरू होता है, टीम बनना शुरू हो जाती है, आप भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, तो फिर वो एक कारवान बनने लग जाता है। और जैसे वो शेर है ना कि मंजिलों की बात छोड़ो किसने पाई मंजिलें, मंजिलों की बात छोड़ो किसने पाई मंजिलें, एक सफ़र अच्छा लगा एक हम सफ़र। वाह वाह वाह, क्या कहने। तो जब सब एक सफ़र जब साथ होता है तो फिर मंजिल मिल ही
जाती हैं। और आई माशाल्लाह। थिंक कि मैं यंग आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं यंगर जनरेशन को ज़रूर मैसेज दूंगा कि 2-3 रिक्वेस्ट हैं मेरी, उनसे गुजारिशात हैं कि एक टाइम मैनेजमेंट बहुत कर ज़रूरी है। हमारे पास जो भी लोग सक्सेसफुल होते हैं उनके पास दिन में 48 आवर्स नहीं होते, वही घंटे होते हैं, सिर्फ टाइम को प्रॉपर्ली मैनेज करें। और देन अगेन हमारा रिलीजन सिखाता है फजर किस वक्त पढ़नी है, जोहर कितने वक्त पढ़नी है। आप ये नहीं कर सकते कि जोहर आपने नहीं पढ़ी तो आप जो है वो रात को जो है वो उसी तरह से पढ़ी जा सकती है, सवाब भी कम हो जाएगा। इजाज़त ज़रूर है लेकिन क़ज़ा पढ़ने की, लेकिन हर चीज़ की टाइमिंग्स है। तो ये टाइमिंग्स जो है हमारे रिलीजन ने सिखाई हैं, और ये टाइमिंग्स मैनेज करना और उसके अंदर काम करना, मगरिब का वक्त के अंदर नमाज पढ़ना, यही चीज़ अगर हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में और अपनी फैमिली लाइफ में डाल लें टाइम मैनेजमेंट, तो ये सब चीज़ें पॉसिबल हैं। दूसरी चीज़ मेरी यंगर जनरेशन से ज़रूर गुजारिश है, कभी मौका नहीं मिला, आज एक मौका आपने दे दिया, वो ये है कि पॉजिटिव लोगों की कंपनी में रहना बड़ा ज़रूरी है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत नेगेटिव होते हैं, मुल्क के लिए नेगेटिव हैं, कम्युनिटी के लिए नेगेटिव हैं, शहर के लिए नेगेटिव हैं, रिलीजन के लिए में भी नेगेटिव हों, किसी चीज़ के भी नेगेटिविटी जो है ना वो इंसान को खुद भी नेगेटिव कर देती है। तो मेरी तो गुजारिश ये है कि या तो उनको पॉजिटिव करने की कोशिश करें या उनकी दोस्ती में, उनके जो कंपनी में ना रहें। अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। तो अच्छी कंपनी में रहें, पॉजिटिव लोगों की। मैं आपको बात बताऊँ, आपने डॉक्टर ईसा लैब माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में है, काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट कर रही है और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में हर जगह पे है। मैं आपको बताऊं, जब 90s का दौर था कराची के बहुत हालात ख़राब थे। एक पॉपुलेशन थी जो कहती थी मुल्क छोड़ के चले जाते हैं, बिल्कुल ये मुल्क में कुछ नहीं रखा, यहाँ पे तो कोई मेरिट नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, इस तरह की बातें करते थे। और कुछ लोग ऐसे थे जो कि जिन्होंने इस मुल्क की पे बिलीव किया हुआ था, जिसमें मैं भी एक था, आप भी ज़रूर हैं। और इसके अलावा बहुत सारे मशहूर ब्रांड्स हैं कि लोग हैं जो कि आज मतलब मल्टी बिलियनियर हो गए, इसी मुल्क से पॉजिटिव सोच रखी, पॉजिटिव टीम बनाई और उस विजन को रखा। और उन्होंने एक चीज़ है कि हर अपॉर्चुनिटी, हर लोग कहते हैं हर प्रॉब्लम का, हर मसले का कोई ना कोई हल है। मैं तो ये समझता हूँ हर प्रॉब्लम जो है एक अपॉर्चुनिटी देता है आपको, एक हल तो दूर की बात है। तो उन लोगों ने उससे काम भी बेहतर किया। ब्यूरोक्रेट भी रहे ना, यानी गवर्नमेंट सर्विस में कमीशन होने के बाद असिस्टेंट कमिश्नर के लेवल से फिर वापस वो आना। अच्छा सर, थोड़ी सी हम बात यहाँ करना चाहेंगे प्रोफेसर डॉक्टर ईसा एम अब्दुल्ला की, जिनका सब कुछ ये किया हुआ है। और मैं फरहान भाई की जो फेसबुक पोस्ट्स होती हैं या पहले भी उनकी ज़िंदगी में भी मेरी अक्सर बातचीत रही है फरहान भाई से, तो इनकी बातों में 20-30% जिक्र प्रोफेसर ईसा एम अब्दुल्ला का ज़रूर होता था, चाहे कोई भी ऐसी बात निकले। सर, उनकी भी बड़ी ज़बरदस्त पर्सनालिटी, म्यूज़िक, स्पोर्ट्स और उसके साथ डॉक्टर ईसा तो एक लेजेंड थे मेरे वालिद साहब। जो है उन्होंने लैब जो स्टैब्लिश करी, वो बाहर मुल्क में रहते थे, लेकिन मेरी वालदा और वालिद साहब ने सोचा कि पाकिस्तान में इन्फेक्शियस डिजीज़ का बड़ा मसला है, माइक्रोबायोलॉजी, चैलेंजेस, जर्म्स। तो उन्होंने पाकिस्तान में आके फादर ने 1987 में ईसा लैब का क़याम रखा और मकसद सिर्फ ये था कि मुल्क की खिदमत करी जाए। और मैं देखता हूँ उनका विजन, आज उनको इंतकाल हुए 4 साल हो गए, मैं ये देखता हूँ कि आज देखें जरासीम और इन्फेक्शियस डिजीज़ ने, जिसमें कोविड है, पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। ये कितना बड़ा चैलेंज था जो उन्होंने सोचा था, और उन्हीं की वो उस बीच की वजह से आज जो है वो ना सिर्फ हम कोविड टेस्टिंग करते हैं, बल्कि हमने कोविड के लिए एक्सपो सेंटर में लैब्स भी चलाई, फ्री लैब्स चलाई और लोगों की खिदमत करने का भी मौका मिला। मेरे वालिद साहब का जो एक और बड़ा टैलेंट था ना कि वो बेलॉस एक बड़े प्रोफेसर जो थे ना, वो जेन्युइन प्रोफेसर थे। तो उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो पूरी दुनिया में पहले में, और बहुत सारी पाकिस्तान में पहले ना कराची यूनिवर्सिटी एक वाहिद यूनिवर्सिटी थी जिसके अंदर माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट था और बाकी यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान में नहीं था। तो इन्होंने और प्रोफेसर डॉक्टर शाहाना अरूज काज़मी ने मिल के फिर पूरे पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ में माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट स्टार्ट किया। तो मैं समझता हूँ एक नेशनल कॉज थी जिसमें मेरे फादर ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन लिया। स्पोर्ट्स में आ जाएँ तो वो पहले टेबल टेनिस चैंपियन थे पाकिस्तान के, और उस ज़माने में टेबल टेनिस ऐसे ही देखा जाता था जैसे आजकल क्रिकेट देखा जाता है। और उन्होंने माशाल्लाह जो है वो पूरे पाकिस्तान का नाम जो है इंटरनेशनली, उनके साथ में और भी लोग थे जिन्होंने पूरे पाकिस्तान का नाम इंटरनेशनली बड़ा शोहरत के लिए उन्होंने उसको ऊपर किया। फिर ये था कि
गज़ल गाना और गज़लें, बिल्कुल, compositions और कंपोजिशन थी। और इसके साथ वही साथ चीज़ मेरे ख्याल में डॉक्टर फराह ईसा में डॉक्टर फराह के अंदर म्यूजिक तो सभी शौकीन है। मैंने भी अपना एल्बम रिलीज किया था कॉलेज डेज में। अच्छा जी, आई यूज्ड टू प्ले द म्यूजिक सिंथेसाइजर एट दैट टाइम। अच्छा। सो फराह तो माशाल्लाह इज डूइंग वेरी वेल, और माशाल्लाह उसके अंदर भी वो शौक आया है। और कहने का मकसद है कि देखिए ना, डाइवर्सिटी, और मेरी इसमें सबसे बड़ा जो सहरा है वो मेरी वालदा को है, डॉक्टर सबिया ईसा। वो जो है माशाल्लाह, उनकी भी ये था कि 1968 में उनको अमेरिका मेरे नाना ने भेजा पीएचडी करने के लिए। उस ज़माने में हार्वर्ड जाने का उनको मौका मिला, जिस ज़माने में लड़कियों की एजुकेशन इतनी नहीं थी। इसलिए हमारी लैब में भी वुमेन एम्पावरमेंट पे हम बड़ा बिलीव करते हैं। और हम समझते हैं कि जिस मेरी बहन एक्टिव है, मेरी वाइफ डॉक्टर नादिया एक्टिव हैं, और हम और मालदा भी बहुत एक्टिव हैं, तो हम समझते हैं कि अगर मोटरसाइकिल के दो पहिए होते हैं ना, वो जब तक दोनों मेल्स और फीमेल है, जब तक दोनों नहीं काम करेंगे और एक डायरेक्शन में काम नहीं करेंगे, तो घर तो छोड़े मुल्क भी तरक्की नहीं कर सकता। तो इसके लिए हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि कंट्रीब्यूशन इसमें लेके आए लेडीज़ को। अब एजुकेशन में भी आ रही हैं, और मैं आपको बताऊं, हमारी जो लेडीज़ हैं इतनी डायनेमिक, अमेजिंग हैं कि वो कल्चरल एंड रिलीजियस एंड मोरल वैल्यूज़ के अंदर रहते हुए ज़रूर वो कोई भी काम जो है ना प्रोफेशनल वो अंजाम दे रही हैं और कर सकती हैं। और आई थिंक कि हमारी लैब की अगर आज प्रोग्रेस हो रही है, उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो हमारे यहाँ जो फीमेल्स काम करती हैं उनका बहुत बड़ा, ख़वातीन जिस डेडिकेशन से, जिस ऑनेस्टी से काम करती हैं, उनको जितना सराहा जाए। और मैं समझता हूँ उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी सारी ऑर्गेनाइजेशंस में मिलनी चाहिए कि मेरिट पे आगे बढ़ना चाहिए। और आई थिंक पूरे पाकिस्तान को मेरिट की तरफ मूव करना चाहिए अगर हमें आगे कॉम्पीट करना है। अब आप देखिए माशाल्लाह एनसीओसी ने एक इतना ज़बरदस्त काम किया, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने, कि आज हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया जो है उसमें 3 लाख से ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। अल्लाह ताला वहाँ पे भी सेहत दे लोगों को, लेकिन हमारा जो पाकिस्तान है उसमें फिर भी कंट्रोल जा रहा है। सो ये देखिए, ये कैपेबिलिटीज़ है। मैंने देखा है कि पाकिस्तान का, मेरा तो बहुत बिलीव है इस कंट्री के अंदर, और दूसरा बिलीव है आर्म फोर्सेस के अंदर स्पेशली, कि जब ये पाकिस्तान और जब सिविलियंस मिलके जब काम करते हैं तो ये दुनिया की कोई से बड़ी चीज़ अचीव कर सकते हैं। सो आई थिंक कि रमज़ान के मौके पे आपका प्रोग्राम बहुत देखा जाता है। मैं रिक्वेस्ट सबसे भी करूँगा, सब करते भी होंगे, कि अपने मुल्क के लिए ज़रूर दुआ करें। ये मुल्क है तो हम लोग का घर भी अच्छा रहेगा। ये मुल्क है तो हमारी जो है बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं, या हम जॉब्स पे जाते हैं, या जो भी काम करते हैं, उसका जो बेसिकली महवर है वो तो हमारा मुल्क है पाकिस्तान। और इससे अच्छा मुल्क जो है ना वो दुनिया में नहीं है। मैं वाइडली ट्रैवल्ड हैं, आप भी वाइडली ट्रैवल्ड हैं। आई मीन यू नो, जब आप कहीं पे भी जाते हैं तो आपको एक कमी सी रह जाती है। 5 से 10 दिन तक रह सकते हैं, उसके बाद क्रेजी हो जाते हैं। मैं तो समझता हूँ रह ही नहीं सकते, बहुत सेक्रीफाइस है। मेरे जो भाई बाहर रहते हैं, ज़ाहिर उस वक्त कराची के हालात ख़राब थे, वो बाहर चले गए, फिर वो एक ज़िंदगी सेटल हो जाती है। वो हमेशा मिस करते हैं कि पाकिस्तान हम आ जाते हैं, पाकिस्तान की जो, और इंशाल्लाह वो आएंगे भी। बिल्कुल, निहाल, शाद, खुर्रम, तीनों जो है ना, डॉक्टर खुर्रम, डॉक्टर निहाल और डॉक्टर शाद। डॉक्टर निहाल जो है बड़े अच्छे टेनिस, निहाल वाज अ वेरी गुड टेबल टेनिस प्लेयर, वेरी गुड, भी पाकिस्तान टीम में थे। और सबसे मेरा जो छोटा भाई है डॉक्टर शाद ईसा, उसका तो अभी पिक्चर जो है वो टाइम स्क्वायर पे आई हुई थी न्यूयॉर्क में, पूरी स्क्रीन पे, कि ही नॉट ओनली उसने 2 मेडिसिन डिस्कवर किए हैं, बल्कि उसने पाकिस्तान का नाम प्राउड किया कि टाइम स्क्वायर पे जो न्यूयॉर्क में बहुत ही जगह है, वहाँ पे ऐसी तस्वीरें दिखाई नहीं जाती, और एक पाकिस्तानी की आई। तो मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के लिए भी बड़ा ऑनर है। तो हमारे पेरेंट्स ने हमें ऐसे ही सिखाया है कि अपने जो भी काम करें ज़रूर अपनी फैमिली की भी इज्जत, अपनी नहीं, अपनी फैमिली की इज्जत को भी बढ़ाएं और अपने मुल्क की इज्जत को भी बढ़ाएं। ठीक, फरहान भाई आपसे बातें होती रहेंगी। हमारे साथ शकील मदनी साहब मौजूद हैं, बड़े खुशलहन नातख़्वाह हैं, सनाख़्वाह हैं। शकील मदनी साहब, आपसे दरख्वास्त करूँगा बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदिया नात पेश करने की साथ हासिल। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, क़ल्ब हैरान की तस्की वहीं रह गई, दिल वहीं रह गया, जान वहीं रह गई, हम उसी दर पे अपनी जबीं रह गई। हम मदीने से अल्लाह
आ गए कल्ब हैरान की तस्कीन वहीं रह गई। अल्लाह अल्लाह वहाँ का दरूद व सलाम। अल्लाह अल्लाह वहाँ का सजूद व क़याम। अल्लाह अल्लाह वहाँ का वो कैफ़े दवाम, वो सलाते सुकून आफरी रह गई। हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए कल्ब हैरान की तस्कीन वहीं रह गई। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो वन न्यूज़ की रमज़ान मुबारक की खुसूसी नशरियात। आबाद है रमज़ान। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल और नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ईसा लैब एंड डायग्नोस्टिक सेंटर के चेयरमैन और रोटरी क्लब के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर प्रोफेसर डॉक्टर फरहान ईसा। इनसे हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे। इसके अलावा नाज़रीन हमें एक और बड़े ज़बरदस्त से गेस्ट ने ज्वाइन किया है। जब म्यूज़िक की बात की जाए ख़ास तौर पे पाकिस्तान में और कराची में क्लासिकल म्यूज़िक को समझने वाले या क्लासिकल म्यूज़िक को गाने वाले बहुत कम हैं। सिंगर्स तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन मौसीकी को असल अंदाज में समझ कर गाना ये बड़ी मुश्किल काम होता है। साथ ही साथ सिर्फ पॉप सिंगिंग या ये नहीं कर लेना, बल्कि चाहे नाते रसूल मकबूल की बात की जाए, हमद बारी ताला पेश करने की बात की जाए, तो चंद ही लोग ऐसे हैं जिनके स्केल में बड़ी वेरिएशन है। यानी ऊपर जाते हैं तो बहुत ऊंचे स्केल तक जाते हैं और उसी तरह से नीचे लेके आते हैं। जिस तरह से नुसरत फ़तेह अली खान साहब के स्केल में वेरिएशन हुआ करती थी जो दुनिया में कहीं और हमें नज़र नहीं आती। तो समझ लें आप वही लेगेसी को लेकर चल रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब नईम अब्बास रूफी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नईम भाई बहुत शुक्रिया तशरीफ लाए। मुबारक हो रमज़ान आपको बहुत बहुत मुबारक हो सर। और नाज़रीन आपको बताते चलें कि अब इस जनरेशन के बाद, हालांकि ये खुद अभी जो है बिल्कुल ऐसे लगते हैं जो नौजवान नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं, आपको हैरानी होगी, बड़ी बात है, बड़ी हिम्मत करके इन्होंने अपने बेटे को मंजर आम पर लेके आए हैं। इनके साहबजादे अली अब्बास रूफी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अली। माइक अच्छा माइक लगा हुआ आपको। जी अली, क्या हाल है, खैरियत से आप? शुक्र है, आप सुनाएं। जी अली अब्बास रूफी साहब जो हैं वो नईम अब्बास रूफी के साहबजादे हैं और माशाल्लाह बड़ा अच्छा लग रहा है। और ये क्योंकि सलीम जावेद साहब के जोजी पहले सामने आए और माशाल्लाह आपके जो ये साहबजादे हैं। बेटा क्या कब से स्टार्ट किया ये सिंगिंग वगैरह का? बचपन से बाबा को सुना है, बाबा के साथ रहे हैं और उन्हीं की उसी परवरिश के अंदर एक ना जुनून सा पैदा हो गया था तबीयत में ही, एक सही बात कि ये काम करना है। और अच्छा, बस बचपन तो घर पे टाइम दे पाते? तो मुझे नहीं लगता घर पे टाइम देते। नहीं, घर पे तो टाइम नहीं देते। मैंने इनका रूटीन रहता था, रूटीन तो बिजी है बाबा की, बहुत बिजी रूटीन है। हाँ, तो इस वजह से लेकिन बस उनके साथ रह रहे के बस थोड़ी थोड़ी चीजें सिखाते रहते हैं और मतलब माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं, हो कुछ जाता है, इनहेरिटेड भी होता है। खाली यही नहीं कि सिर्फ आप सीखने से हर चीज़ नहीं आ जाती, कुछ खून में चीज़ें मौजूद होती हैं जो आपके फादर की तरफ से ब्लड में, जीन्स में वो चीज़ें आप तक आई हैं। आपसे भी हम सुनेंगे। अच्छा नाज़रीन, आपको बताते चले एक हमद बारी ताला जो रिलीज़ हुई और ये नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रिलीज़ की, और ये नात से ही करियर, म्यूज़िक करियर का आगाज़ किया है नईम अब्बास रूफी साहब ने। अली अब्बास रूफी की एक नात हमारी चैनल पे भी बहुत चल रही है, आज आपको सुनवाएंगे भी और जाहिर सी बातें भी मज़ीद होंगी। फरहान भाई हमारे साथ मौजूद हैं। फरहान भाई मुझे बताइएगा, पाकिस्तान में ये जो अब कहा जा रहा है कि जी ईद की शॉपिंग पहले से कर लें, कोविड की वजह से लॉकडाउन लग सकता है, सुबह दुकानें खुलेंगी, रात नहीं खुलेंगी, असल क्या पोजीशन क्या है सर, ये मुझे बताइएगा। देखिए ये इस वक्त ज़ाहिर है अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। पिछले साल से पूरा मुल्क, दुनिया जो है इसमें फंसी हुई है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली 4 वेरिएशंस जो है ना, वेरिएंट्स आ गए हैं।
यूके वेरिएंट ऑफ कोरोना कोविड का, साउथ अफ्रीकन और जो है ब्राज़ीलियन, और अब इंडिया का भी आ गया है, और डबल म्यूटेटेड। तो ये जो है ना, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इंडिया वाला बहुत खतरनाक है, ख़तरनाक भी है, और ये ख़तरनाक ज़्यादा इसलिए भी लग रहा है क्योंकि अभी इसकी डिटेल्स ज़्यादा मालूम नहीं है। ये जरासीम अपनी शक्ल को चेंज करता जा रहा है, अपने तौर तरीके भी चेंज कर रहा है। जब पहली वेव आई थी उसमें ये ज़्यादा अफेक्ट कर रहा था सांस में, और लोग कहते थे भाई ये सांस का प्रॉब्लम हो जाएगा, अगर सांस ऑक्सीजन लेवल आपका 92% आ रहा है या उससे कम जा रहा है तो आप एडमिट हो जाएं और ऑक्सीजन लें। अब ये जो है, ये इसकी जो अलामात हैं वो बड़ी मुख्तलिफ होती जा रही हैं। स्पाइनल कॉर्ड पे भी असर कर रहा है, यानी पैरालिसिस भी कर रहा है। इस वक्त ये बेतहाशा चीज़ें कर रहा है। ये जो है, अगर हल्की अलामात की बात करें जाएं तो आंखें जो लाल हो जाती हैं, कंजक्टिवाइटिस भी कर रहा है, ये हार्ट रेट को तेज़ भी कर रहा है, ये जो है ये बॉडी के हर हिस्से पे स्किन पे रैशेस भी कर रहा है। लोग समझ रहे हैं कि हमें एलर्जी हो रही है किसी चीज़ से, स्किन पे चैलेंजेस आ रहे हैं, वो भी कोविड की अलामात हैं। तो और डायरिया तो पहले ही पता चल गया था कि डायरिया तो पता चल गया था, हाँ। स्ट्रोक भी कॉज कर रहा है क्योंकि माइनर क्लॉट्स बन रहे हैं जो कि ब्रेन में और हार्ट में जाके हार्ट अटैक और पैरालिसिस, तो ये बड़ा वेरिएशन है और इसलिए इसकी परेशानी भी हो रही है। और ये जरासीम जो चेंज कर रहा है ना शक्ल, इससे इसका पता नहीं चल रहा कि जब यूके वेरिएशन आया था वेरिएंट, तो उसमें यह था कि इसकी इन्फेक्टिविटी ज़्यादा है, यानी कि पहले अगर एक आदमी 4 को इन्फेक्शन लगा सकता था तो ये 1 से 8 को लगा सकता है, लेकिन ये जो इंडिया वाला है ये और म्यूटेट कर रहा है, तो इसलिए ख्याल करना बहुत ज़रूरी है। और असल में एनसीओसी भी, ये गवर्नमेंट भी परेशान है, ज़ाहिर प्रोविंशियल और फेडरल की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी चल रही हैं और कैसे इसको बैलेंस किया जाए। तो मैं तो अब सब आवाम से रिक्वेस्ट ये करूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि काम भी चलता रहे तो थोड़ी सी जो SOPs हैं, मास्क पहनना, सोशली थोड़ा सा डिस्टेंस रखना, ये ज़रूर मेंटेन करें कि पहिया चलता रहे। क्योंकि मेरी गुजारिश 2 चीज़ों की है। नंबर 1, पहले तो ये कोविड जो है, कोरोना जो है, ये ऐसा ख़त्म तो नहीं होगा कि भाई 2 महीने में ये डेडलाइन आई तो मूवी ख़त्म होती है। हॉरर मूवी आप देख रहे हैं कि भाई 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे के बाद ये मूवी ख़त्म हो जाएगी और हम सिनेमा हॉल से बाहर आ जाएंगे। ये कोविड ऐसे ख़त्म होगा नहीं जब तक कि पूरी दुनिया के लोग 70% या तो इन्फेक्शन से लग के ठीक नहीं हो जाते या वैक्सीनेटेड नहीं हो जाते। और ये जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस है ये तो अभी चलेगा, ये कवर करने के लिए 3-4 साल। 3-4 साल जी बिल्कुल। तो सर, जिसने लगवा ली वैक्सीन 4 महीने पहले, 5 महीने पहले, वो कब तक वैक्सीन का असर रहेगा? दोबारा लगवानी पड़ेगी? बिल्कुल, बूस्टर मैं तो समझता हूँ लगवाना पड़ेगा क्योंकि इसकी शक्ल भी चेंज हो रही है। दूसरी बात है, ऐसा भी है कि जो वैक्सीनेशन जिन्होंने कराई है उनको 3 हफ्ते बाद ये चेक करना है कि उनके अंदर एंटीबॉडीज बन गई या नहीं बन गई। अब उसका एक नया टेस्ट आ गया है स्पाइक प्रोटीन्स के अगेंस्ट, उसका नाम है कोविड क्वांटिटेटिव न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी टेस्ट। इसमें दूसरा जो एंटीबॉडी टेस्ट पहले हम कराते थे वो नहीं है, ये एक स्पेसिफिक टेस्ट आया, बिल्कुल आपने सही फरमाया, स्पाइक प्रोटीन्स के लिए। वो बताता है कि आपकी इम्यूनिटी बनी है कि नहीं बनी। अच्छा। तो देखिए ना, अब मेरा अच्छा, अगर किसी को कोविड हुआ है तो वो भी इसमें आएगा? वो भी तो एंटीबॉडी बन जाती है? वो बिल्कुल एंटीबॉडी बन जाती है, लेकिन इंटरेस्टिंगली फॉर वैक्सीन 2 चीज़ें मैं बताता चलूँ कि इस वक्त जब भी किसी को अगर हेपेटाइटिस बी हो जाता है तो उसको नहीं रिकमेंड किया जाता कि वो वैक्सीनेशन कराए। बट कोविड में अगर कोई भी शख्स ठीक हो गया है कोविड से, भी उसको वैक्सीनेशन करानी है, नंबर 1। नंबर 2 चीज़ ये है कि वो इन्फेक्शन को सिर्फ 100% प्रिवेंट नहीं करता, वो उसकी जो सीरियस अलामात हैं, कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट करता है। तो लग फिर भी सकता है, और अगर आपको लग के कोई अलामात ना भी हो तो आप लेकिन कैरियर हो सकते हैं, दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं। रूफी भाई बड़े कुछ पूछना चाहते हैं इनके इजाफे इनके लिए कि आजकल जैसे अभी मैं देखता हूँ, पहले भी हम लोगों को बुखार होता था, खांसी होती थी, नज़ला होता था, और स्पेशली कराची का तो ये एक तकरीबन खासा रहा है कि यहाँ पर जो मौसम के, ये जब मौसम बदल रहा होता है, गर्मी जा रही होती, सर्दी आ रही होती, सर्दी जा रही होती, गर्मी आ रही होती, तो तकरीबन मैंने देखा है कि नज़ला, खांसी, बुखार यहाँ रहा है। अब इस जब से कोविड आया, जब से ये सीन शुरू हुआ, किसी को बुखार होता है, नज़ला खांसी होती है, वो हॉस्पिटल दिखाने जाता है, बोलते कोविड। ये क्या सीन है? नहीं, ऐसा मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट बताऊँ, ये एक इम्प्रेशन ज़रूर है, लेकिन जो पॉजिटिविटी रेट है ना, जो लोग हॉस्पिटल जाते हैं या लैब्स जाते हैं, वो 2% पे आ गया था, कुछ जगहों पे अभी 11% पे चला गया है। इसका मैं अगर अदर वे अराउंड आपको बताऊं तो 89% लोगों को तो घर ही भेज दिया जाता है। तो अगर अभी कराची में लेट से किसी एरिया में 7% है, किसी में 5% है, किसी में 2% है,
10% से ऊपर भी हमने नहीं देखा कराची में। तो इसका मतलब 90% जो लोग अगर Safe हॉस्पिटल है। जाते हैं वो घर ही भेजे जाते हैं। तो ये इंप्रेशन जो है ना, हाँ, स्टैटिस्टिक्स नहीं आ रही है होता। एनसीओसी के, ये गलत है अच्छा। इंप्रेशन। ये बात ये होता है कि किसी को है, अब वो जिस वक्त पहुंचा है टेस्ट कराने के लिए है तो सर फिर तो आएगा वो तो positive। आएगा ही ना। नहीं तो हार्ट वाले कहाँ चले गए, ये बाकी जो पैरालाइज जिनको होता था वो कहाँ चले गए, शुगर वाले कहाँ चले गए, वो लोग कोई सब जिंदा है और यही कोविड वाले मर रहे हैं। मेरा सवाल ये है, नहीं वो भी मर रहे हैं, वो भी मर रहे हैं। उनका तो रेट आ ही नहीं रहा। वो वहाँ पे इसलिए ये नहीं दिखाया आ जाता है रहा। कि हाँ, 6 बिल्कुल, कोविड से बिल्कुल गए, ऐसे ही है। 8 कोविड से गए, वो हार्ट वाले अच्छा कहाँ आप ये गए? बताएं, जब कराची के जिस वक्त हालात थे ना, मैं आपको थोड़ा सा इस तरह से समझाऊं, बहुत अच्छा आपने पॉइंट आउट किया, ये क्लैरिटी होगी। एक्चुअली चक्कर क्या, जब कराची के हालात ख़राब होते थे तो आता था 10 लोग मर गए, 20 लोग मर गए। उसमें कभी आता था कि टीबी से कितने लोग मरे, नहीं मलेरिया से कितने मरे। नहीं, वो नहीं आते थे। हाँ, तो इस वक्त क्योंकि अटेंशन जो है वो कोविड की तरफ है, है। तो स्टैटिस्टिक्स भी कोविड के ही आ रहे हैं। बताता ये ज़रूर चलूँ आपके बात को लेते हुए कि साल में 1 लाख से ज़्यादा लोग पाकिस्तान में ट्यूबरक्लोसिस से मर जाते हैं। ठीक है। हर कुछ मिनट के अंदर एक औरत जो है वो बच्चा देते हुए डिलीवरी के दौरान मर जाती है। ठीक। ये हमारे यहाँ बिल्कुल, आपकी बात को मैं इस तरह से ज़रूर सेकंड करूँगा उस कॉन्सेप्ट को। बिल्कुल, सही यही करके मेरा सवाल था। यहाँ पे हमारे पास जो चैलेंजेस हैं वो नो डाउट कोविड से बहुत ज़्यादा है, लेकिन कोविड अनफॉर्चुनेटली एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है, यानी कि दूसरों को लग सकती है और उसकी वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहा है और लॉकडाउन हो रहे हैं पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में पूरी हो रहे हैं। दुनिया में। तो इसलिए हमें इस कोविड क्राइसिस से बचने के लिए तो खास तो अच्छा, लेकिन एक और बात बताऊँ आपको, हाथ साफ करने से, मास्क पहनने से दूसरी बीमारियां भी कम हो गई हैं। मेरे दोस्त जो जिनको एलर्जी होती थी ना, वो भी है। वो कम हो एलर्जी गई, कम हो गई है। नॉर्मल फ्लू कम हो गया, नॉर्मल फ्लू कम, डायरिया पहले कम हो पहले गया। क्या होता था, कराची के हालत खराब होते थे ना, तो हम लोग इंग्लैंड अमेरिका निकल जाते थे शोज करने के लिए। अब वहां पर ज्यादा तो जो है ना, अब यही हो रहा है कि सही बात। लोगों की जो दूसरी बीमारियां हैं हाथ वो साफ कम हो करने गई। से, मैंने आपको नहीं भाई, मैं आपको बताऊं कि हमने एक स्टडी करी जिसमें हमें 500 लोगों के हाथ के जरासीम चेक किए, मर्द और खवातीन के, और हमने कमोड की दीवारों के सैंपल भी लिए थे। तो आपको ये सुन के सरप्राइज होगा कि हाथ में ज्यादा जरासीम थे, अल्लाह अकबर। इतने ज्यादा जरासीम होते हैं और हम हाथ में लाते हैं, हमें तो हाथ नहीं में लाते पता। हैं, हमें नहीं पता। पाकिस्तान ये सिंध फूड अथॉरिटी बहुत अच्छा काम कर रही है, रेस्टोरेंट्स की ट्रेनिंग कर रही थी कि हाथ कैसे साफ सही धोया जाए। ग्लव्स और सारी तो चीजें वो शेफ ने खड़े होकर कहा कि सर इतना अच्छी तरह से हाथ धोएंगे तो खाने का तो टेस्ट चेंज हो जाएगा। तो कहने का मकसद ये कि ये जो हेल्थ एंड हाइजीन हमारी जो है वो प्रायोरिटी नहीं रही है और उसकी वजह से बीमारियां बहुत फैलती थी। इस चक्कर में कम से कम हाथ साफ करना, ये सब चीज़ों का ख्याल तो होना शुरू हुआ। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं। ये रमजान के 5 टाइम नमाज ही पढ़ ले आते हैं तो फिर भी साफ होते हैं लोग। बिल्कुल, कोई भी तो अब यहाँ फरहान भाई, हम आपका थैंक्स करना चाहेंगे सर, बहुत कुछ सीखने को मिलता है और देख। अभी मजीद रमजान में आपको एक दफ़ा और हम जहमत देंगे। थैंक यू, आपने ताकि- बुलाया, आपका प्रोग्राम पे आके हमेशा अच्छा, आपसे मिलके भी अच्छा लगता है और आपके इतने ज़बरदस्त गेस्ट आते हैं उनसे भी मिलके बहुत थैंक अच्छा यू लगता सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया फरहान भाई, आप तशरीफ़ लाए। नईम भाई हमारे साथ मौजूद हैं, हम नईम भाई से मुख्तलिफ नातें और हमद भी सुनेंगे और फिर अली अब्बास रूफ़ी से जो है ना आपको इनकी नात दिखाएंगे भी और सुनवाएंगे भी। कहीं ना जाइएगा, एक छोटा सा वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए आबाद है रमज़ान।